अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करी, भले आप वक्त पे से देख लें, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा जब बीच में आप स्किप करेंगे, कुछ बात जो है आपसे फिर रह जाती है। फर्स्ट टॉपिक है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, विस्पर थ्योरी। इससे हम जो है क्या काम ले सकते हैं, इससे हम जो है मालिक्यूल का शेप स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों पेयर आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर हैं। इनको जो है फर्स्ट टाइम सेडविक एंड पावेल, इसमें डी साइलेंट है, 1940 में इन्होंने ये प्रेजेंट किया था और इन्होंने जो है ये पॉइंट आउट किया था कि मालिक्यूल का जो ज्योमेट्री है इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंशियल ऑफ सेंट्रल एटम के में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने नॉन बॉन्डिंग है, तो उससे हम मालिकुलर ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इनको फिर मालूम करेंगे। फिर बाद में जो है 1970 में गिलेस्पी एंड नेहॉल्म इन्होंने फर्दर इनको मज़ीद डेवलप किया। तो ये नाम और ये डेट ये याद रखें, इससे MCQs बन सकता है। इनका एब्रीवेशन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी किस चीज़ का एब्रीवेशन है और इससे हम किस मकसद के लिए ये यूज़ होता है, तो हम इससे मालिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है मालूम करते हैं कि वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर पर। इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें दोनों शामिल है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो नंबर 1 इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम अरेंज इन सच वे टू मिनिमाइज द रिपल्जन। जैसे बोरॉन के सराउंड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, तो अगर हम इसमें ये क्वेश्चन राइज करें कि हम इस तरह क्यों नहीं बनाते कि बोरॉन ट्राईक्लोराइड, तो इनका आंसर ये होगा कि इनका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के साथ रिपल्जन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि रिपल्जन मिनिमम हो, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद होंगे। तो अगर आप सर्कल बनाने तो ये 360 डिग्री है, आपके पास 3 टर्मिनल एटम है, तो सर्कल को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 120 डिग्री पर ये एक दूसरे से दूर होंगे, ये इनका मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर ये इस साइड पर आएंगे तो फिर 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर इस साइड पर आएंगे तो भी 120 डिग्री से कम होगा। तो नंबर 1 पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के, वो इस तरह अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्जन कम अज़ कम हो और उसी की वजह से इसमें स्टेबिलिटी फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो एलोन पेयर कहलाते हैं, या एलोन पेयर के अलावा इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या लोन पेयर ये स्पेल भी यूज़ करते हैं। एलोन पेयर या लोन पेयर दोनों का मीनिंग है तन्हा, अकेला, या अनशेयर पेयर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किया है, जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, तो ये टर्म भी यूज़ करते हैं इनके लिए। नंबर 3 पॉइंट है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बिकॉज दे अंडर 1 न्यूक्लियाई। आपके पास ये बॉन्ड पेयर है, ये 2 न्यूक्लियाई के बीच में है, तो ये कंप्रेस होगा, इनके ऊपर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई का होल्ड होगा, तो ये कम जगह घेरेगा बनिस्बत जब लोन पेयर मौजूद हो या एलोन पेयर मौजूद हो तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा। मसला क्या होगा कि वो एक न्यूक्लियस के साथ जो है बॉन्डेड होंगे, वो एक न्यूक्लियस के ज़ेर असर होंगे। मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाई द मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरेंगे बनिस्बत सिंगल बॉन्ड की। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो होगा आपके पास लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगा, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। रीज़न वही होगी कि बॉन्ड पेयर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो 2 न्यूक्लियाई के ज़ेर असर होंगे, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियाई और ये एक एटम के साथ यानी एक न्यूक्लियाई के ज़ेर असर होंगे, और ये लोन पेयर में रिपल्जन ज़्यादा होगा क्योंकि ये सिर्फ सिंगल एटम सिंगल न्यूक्लियाई के ज़ेर असर होंगे। तो नंबर 1 जैसे हमने कहा था कि लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है,
तो ये ज़्यादा जगह घेरते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये कंप्रेस हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो न्यूक्लियाई के बीच में मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिपल्जन जो है लोन पेयर के बीच में होगा। नंबर 2 ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इसके बीच में रिपल्जन कम होगा क्योंकि ये कंप्रेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो न्यूक्लियाई के ज़ेर असर है और ये एक न्यूक्लियाई के ज़ेर असर होगा। इसी तरह थर्ड नंबर पर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन सबसे कम होगा क्योंकि ये बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई के ज़ेर असर होते हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियाई का ज़्यादा होल्ड होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंप्रेस होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके अलावा जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, हमने कहा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जगह घेरेंगे बनस्बत सिंगल बॉन्ड के या डबल बॉन्ड के। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि जो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं सेकंड और थर्ड बॉन्ड वो पाई बॉन्ड जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं और वो उसी सिग्मा बॉन्ड के डायरेक्शन में होते हैं, तो इससे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के ऊपर जो कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इनका लीनियर, इनको भी कहेंगे, इनको भी लीनियर कहेंगे, इनको भी लीनियर कहेंगे। इनका स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ होगा। स्ट्रक्चर में हम फिर लोन पेयर को भी काउंट कर लेते हैं। इनका जो है आपके पास लीनियर, ये भी sp लीनियर और ये आपके पास sp2 है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी। आपके पास जो शेप है, शेप के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और जो स्ट्रक्चर है उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, और ये आपस में कब सेप होंगे? जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे आपके पास CH4 है, तो CH4 में आपके पास सेंट्रल एटम के पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं होंगे, तो इस वक्त इनको टेट्राहेड्रल शेप कहें या स्ट्रक्चर कहें, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहें या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहें, इस वक्त सब से एक ही होंगे। लेकिन जब लोन पेयर आ जाएंगे तो फिर इस दोनों में डिफरेंस होगा, शेप और स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ होगा, या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फिर मुख्तलिफ होगी, उनके अलग नाम होंगे। द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। आपके पास जो सेंट्रल एटम के पास जो एटम होंगे वो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इसके बीच में जो इफेक्ट होगा रिपल्जन का वो कम होगा। जैसे आपके पास डाउनवर्ड ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउनवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। तो आपके पास ये आयोडाइड जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इनका बॉन्ड पेयर के ऊपर ज़्यादा होल्ड नहीं होगा, तो इसमें रिपल्जन ज़्यादा होगा, तो ये 102 यहाँ पर एंगल है। इनके बजाय अगर हम ब्रोमीन ले लें, अपवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ब्रोमीन में ये 101.5 डिग्री पर आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर के ऊपर ज़्यादा ग्रिप्थ होगा, ज़्यादा होल्ड होगा, तो ये आपके पास जो है 100 डिग्री पर जो है आ गया। तो इस पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होगा, यानी जो रिपल्जन होगा, वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा जैसे इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की बढ़ेगी। तो आयोडीन से ब्रोमीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इनका ये इफ़ेक्ट जो है ये कम होता चला जाएगा, जो रिपल्जन का इफ़ेक्ट है। इनके अलावा जो ड्यू टू द लोन पेयर, जो लोन पेयर है हमारे पास, इनकी वजह से जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होगा वो उसमें चेंज आ जाता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी सेम है, CH4 इनका 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ये इनका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है। इनका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो ये 109.5 से 1072 डिग्री इसमें डिक्रीज़ हुआ। और इनका एक पॉइंट ये भी था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन ज़्यादा होगा। यहाँ पे लोन पेयर मौजूद नहीं है, तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर मौजूद है, तो इसमें रिपल्जन ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पर दो लोन पेयर मौजूद है और लोन पेयर जो है ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं और उसमें रिपल्जन भी ज़्यादा होगी,
तो ये बॉन्ड एंगल मज़ीद 107 से 104.5 डिग्री पर आ गया। तो इस पॉइंट में हमें ये बता रहे हैं कि जब भी आपके पास लोन पेयर मौजूद हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होगा वो नहीं आएगा, वो इफ़ेक्ट होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन अमोनिया और वाटर में ये एंगल हमें नहीं मिल रहा। तो वजह क्या है कि इसमें लोन पेयर मौजूद है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे उसमें रिपल्जन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज़ होगा। इनका अलग जो है स्लो बेस शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है MDCAT के अलावा, जो स्टूडेंट एनुअल पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा यूज़ द ऑक्टाहेड्रल व्हेन ऑल 6 लिगेंड्स आर इक्विवेलेंट। आपके पास ये सल्फर है और ये इनके सराउंड में एक ही प्लेन में 4 क्लोरीन यहाँ पर है और ये 2 जो है यहाँ पर मौजूद है। तो सपोज़ अगर ये तमाम ये सब सेम है अभी, तो इनके इस वक्त इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसमें अगर ये 4 जो एक ही प्लेन में मौजूद है ये सेम है और ये डिफरेंट हो, तो फिर इनके लिए यूज़ करेंगे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, फिर ये टर्म यूज़ करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कब यूज़ करना है और स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर बाई पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल इनको कब यूज़ करना है। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 जो टर्मिनल एटम होंगे वो सेम होंगे और यहाँ पर 4 सेम होंगे और 2 जो है वो डिफरेंट होंगे। तो फिर इनके लिए ये टर्म जो है यूज़ करेंगे स्क्वायर प्लानर बाई पिरामिडल का। शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये दोनों आपस में एक होंगे और ये कौन सी ज्योमेट्री होगी जो सिर्फ सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में होगी, यानी बॉन्ड पेयर से जो ज्योमेट्री बनेगी। स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एक ही है और ये कौन सी ज्योमेट्री है जो बॉन्ड पेयर यानी जो टर्मिनल एटम होते हैं उनसे और प्लस लोन पेयर के मिलाने से जो ज्योमेट्री बनेगी उनको स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहेंगे। और जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो तो फिर आपके पास शेप स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री एक ही होंगे। ये आपके पास यहाँ इस कंडीशन में जो है आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, शेप स्ट्रक्चर ये तमाम सेम है। ये लीनियर, ये ट्राइगोनल, प्लेनर, ये शेप भी है, स्ट्रक्चर भी है। लेकिन जब इनके पास एक लोन पेयर आया अब इनके नाम चेंज हो गए। जब हम लोन पेयर को इग्नोर कर लेते हैं तो इनको एंगुलर, बेंड शेप ये कहेंगे। जब इनको शामिल करेंगे तो वही नाम आएगा ट्राइगोनल, प्लेनर। इसी तरह ये है आपके पास टेट्राहेड्रल। जब इनके पास लोन पेयर आया तो इनके शेप और स्ट्रक्चर में अब फ़र्क आया। अब अगर हम लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो इसको कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। जब इनको शामिल करेंगे तो वही नाम आएगा टेट्राहेड्रल। इसी तरह जब एक और एटम हम हटा दें तो जब इन दोनों को देखेंगे टर्मिनल एटम को तो ये एंगुलर या बेंड शेप, लेकिन इन दोनों को अगर इंक्लूड करेंगे लोन पेयर को तो ये फिर जो है आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनको कहेंगे। जब लोन पेयर को इग्नोर करेंगे तो इसका शेप अभी ट्राइगोनल पिरामिडल है, इनका शेप एंगुलर और बेंड शेप ये है या वी शेप। लेकिन जब लोन पेयर काउंट करेंगे तो टेट्राहेड्रल ये भी है, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। इस यहाँ पर आपके पास शेप और जो स्ट्रक्चर है वो सेम है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है यहाँ पर सेम है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये आपके पास एक ही प्लेन में, ये एक ही प्लेन में आपके पास जो है ये मौजूद है। ये है ट्राइगोनल प्लेनर और इनके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है और एक नीचे जो है ये पिरामिड है। तो आपके पास ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इनको कहा जाता है। और जब इसमें लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर इनका शेप और स्ट्रक्चर के नाम मुख्तलिफ, स्ट्रक्चर तो वही होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ये नाम होगा,
लेकिन शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते। इनको जनरली सीसा कहा जाता है। जैसे आप इनको थोड़ा सा घुमा दें तो आपको सीसा नज़र आएगा जिस पर बच्चे पार्क में खेलते हैं। ये 2 एटम ये हो गए और ये इनका जो है ये नीचे सीसा का जो स्टैंड होगा ये होगा। तो ये इनको सीसा कहा जाता है और इनको जो है टी शेप कहा जाता है, इनको लीनियर कहेंगे। तो लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। यहाँ पर जितने भी ये नाम हैं ये शेप के हैं और इनको जब स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो नाम है ये इन सब का स्ट्रक्चर का नाम होगा। तो इनके लिए बेसिक चीज़ क्या है कि आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में है। जब आपको लोन पेयर का पता चलेगा तो उनका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर वगैरह ये आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको एलिमेंट का पता नहीं होगा कि कौन से ग्रुप में है उनका फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें आप मालूम नहीं कर सकते। विच मॉलिक्यूल हैज़ टी शेप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, कौन सा इसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो अभी आपको जो है ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर मौजूद है। जैसे सल्फर है ग्रुप नंबर 6 में, तो इनका जो है ट्राइगोनल प्लेनर ये ज्योमेट्री होगी। तो मुझे पता था कि सल्फर 6 ग्रुप में इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह आयोडीन 7 ग्रुप में है तो टी शेप ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर होगा। तो आपके पास ये इसमें दो लोन पेयर मौजूद है और ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन और ये जो है आपका तीसरा क्लोरीन आ गया। तो ये इनके बीच में टी शेप जो है यहाँ पर मौजूद है। ये टी शेप जो है यहाँ पर ये मौजूद है इसमें, तो इनका टी शेप होगा। और इनको हमने काउंट नहीं किया, अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटली फिर इसको हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। तीसरा एक रीज़न क्वेश्चन आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम इस पोजीशन को एक्सियल और इसको इक्वेटोरियल कहते हैं कि हम लोन पेयर यहाँ पे क्यों लगाते हैं, यहाँ पर लोन पेयर क्यों नहीं लगाते कि अगर हम एक यहाँ पर लगा दें और एक लोन पेयर यहाँ पर लगा दें, इस तरह क्यों नहीं करते। तो लोन पेयर यहाँ पर जो है 90 डिग्री पर है और यहाँ पर जो है 120 डिग्री पर है। तो यहाँ पे रिपल्जन कम होगी, तो इसलिए पहले जब आपके पास लोन पेयर हो तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाएंगे। अगर जगह ना हो तो फिर आप एक्सियल पर लगा सकते हैं, इनको एक्सियल और इसको इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे रिपल्जन कम है तो ये वाला ठीक है और ये गलत होगा। यहाँ पे रिपल्जन 90 डिग्री एंगल पर है तो यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्जन होगी। तो इनको इस तरह अगर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए हो तो आप इक्वेटोरियल को प्रेफरेंस देंगे, वहाँ पे 120 डिग्री होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए बेंड शेप विद बॉन्ड एंगल क्लोज टू 104.5। तो वाटर जो है इनको याद रखें, आपके पास वाटर जो है ये दो लोन पेयर है इसमें और ये 104.5 और जो मशहूर आपके पास NH3 है, NH3 आपके पास 107 और ये आपके पास नेक्स्ट है मीथेन। तो मीथेन गैस इनके 10 अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये 109.5 डिग्री यहाँ तक इससे याद रखें। अमोनिया आपके पास जो है इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं तो इससे याद रखें 107 और वाटर में 5 अल्फ़ाबेट है तो ये 105 के करीब है, 104.5 डिग्री। तो इस तरह निमोनिक क्रिएट कर सकते हैं इसमें, लेकिन तमाम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इसके अल्फ़ाबेट और बॉन्ड एंगल एक दूसरे से मैच करते हैं। Which species has the greatest distortion from the ideal geometry due to the lone pair। तो फिर आपका जो है ग्रुप का इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपको ग्रुप मालूम हो तो जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगी उसमें डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगी। ग्रुप नंबर 4 में कार्बन मौजूद है तो इसमें 4 बॉन्ड बनाया है, इसमें लोन पेयर है ही नहीं। फास्फोरस पे नंबर ग्रुप में 5 बॉन्ड बनाए हैं इन्होंने तो इसमें भी डिस्टॉर्शन नहीं होगी। बाकी जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रह चुका है
तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है, 3 बॉन्ड बनाए तो इसके पास 1 लोन पेयर है, और इसके पास ये 6 ग्रुप में है ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन जो है इसमें होगी। सेकंड नंबर पर जो है यहाँ पर होगी। तो अगर यहाँ पे ये बताते कि सेकंड नंबर पर डिस्टॉर्शन किस में होती, तो फिर NH3 सेलेक्ट करना होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नो नेट डाइपोल मोमेंट डिस्पाइट हैविंग द पोलर बॉन्ड, यानी बॉन्ड पोलर है लेकिन वो फिर भी नॉन पोलर है, तो ये कौन सा है? तो आसानी के लिए आप डायरेक्ट इस तरह, फिर आपको ग्रुप नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सल्फर ग्रुप नंबर 6 में है, तो जिस एलिमेंट के पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो और टर्मिनल एटम तमाम के तमाम एक जैसे हो, तो वो नॉन पोलर होगी। जैसे ये सल्फर है, तो सल्फर फ्लोरीन के एक बॉन्ड को अगर हम फोकस करें तो इसमें तो पोलरिटी मौजूद है, लेकिन ओवरऑल जो है आपके पास ये नॉन पोलर है तमाम टर्मिनल एटम। यानी अगर ये इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अट्रैक्ट करता है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में होगी। ये अगर इस डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये इस साइड पर मूव कर रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ओवरऑल ये नॉन पोलर होगा। तो आसान तरीका क्या है कि जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो और टर्मिनल एटम तमाम के तमाम एक जैसे हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉर्मल एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है और इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड मेनली बाय, हम विस्पर थ्योरी के मुताबिक शेप जो है कहाँ से मेनली मालूम करते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, द मास ऑफ द सेंट्रल एटम, द टाइप ऑफ बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के सराउंड में, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आ जाते हैं। जैसे आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो लोन पेयर होंगे इसको फिर हम कहेंगे कि एलोन पेयर, और इनको कहेंगे बॉन्ड पेयर, और सबको कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। विस्पर स्टैंड फॉर, विस्पर जो है किस लिए स्टैंड? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, वैलेंशियल एनर्जी पेयर रिपल्जन, वैलेंस स्टेट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, वेरिएबल शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। तो फर्स्ट नंबर जो है ये सही है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इनका इसका एब्रीवेशन है। विच टाइप ऑफ रिपल्जन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी में किस? तो हमने कहा था कि लोन पेयर सी नंबर ऑप्शन ये सबसे ज़्यादा रिपल्जन करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर जो है एक ही न्यूक्लियाई के ज़ेर असर होंगे, इन पर कंट्रोल कम होगा, इन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसमें रिपल्जन ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और तीसरे नंबर पर बॉन्ड पेयर इसमें रिपल्जन होगा। फिर है द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल विथ 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर। तो आपके उसको जो है टेट्राहेड्रल कहा जाता है। जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर है ही नहीं, तो टेट्राहेड्रल। जब आपके पास 2 लोन पेयर हो तो उनका यानी ये सेंट्रल एटम और ये टर्मिनल एटम, तो इनको लीनियर। जब आपके पास 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, और जब आपके पास 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल, और जब 5 होंगे तो 5 को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये एक प्लेन में ट्राइगोनल, और ये जो है पिरामिड, एक ऊपर से और एक नीचे से ये मौजूद होगा इनके ऊपर, तो इनको ट्राइगोनल पिरामिडल। और जब 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल, और उसमें मज़ीद बताया था अगर 4 एक जैसे और 2 मुख्तलिफ हैं तो फिर उसको स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल का नाम देते हैं। ए मॉलिक्यूल विद द 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, जैसे आपके पास NH3 है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक जो है आपके पास लोन पेयर है, लेकिन इनके शेप के बारे में पूछा है, तो ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। और नीचे भी वही MCQs है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर जब इसको काउंट करेंगे तो फिर इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल। तो इसलिए गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है कि वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं या शेप के बारे में। तो अगर ये लोन पेयर इनके पास नहीं होता, जिस तरह CH4 है, तो इस वक्त आपके पास शेप और स्ट्रक्चर दोनों एक ही हैं, या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री दोनों एक ही है इस वक्त। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो है क्या डिफरेंस होगा। तो नंबर 1, सिग्मा के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो सकती है कि जब ऑर्बिटल हेड ऑन मिलते हैं, जब ऑर्बिटल एक्सियल मिलते हैं,
जब ऑर्बिटल लीनियर कम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर मिलते हैं, तो इस तमाम इस टर्म को याद रखिए, ये इसका एक ही मतलब है, तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। जब ऑर्बिटल साइड बाय साइड मिलते हैं, या इस तरह कहें कि लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, या इस तरह कहें कि पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये तीनों टर्म इनका एक ही मतलब होगा। या आउट ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मिलते हैं तो ये पाई बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, ये बॉन्ड एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके बीच में होगी, उसके साथ होगी, जैसे ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे का, और ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये न्यूक्लियाई के एक्सिस के मुताबिक जो है यहाँ पर मौजूद होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एबव एंड बिलो होगी, जैसे ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एबव एंड बिलो जो है मौजूद होगा। सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल और सिलेंड्रिकल होगा, यानी एक ही तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर जो है नॉट सिमेट्रिकल हैज़ ए नोडल प्लेन एबव एंड बिलो द न्यूक्लियस, आपके पास यहाँ पर जो नोडल होगा यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या यहाँ पर ज़्यादा होगी। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड में प्री रोटेशन होगा, जैसे आपके पास ये केप एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, तो इसमें रोटेशन होगा। लेकिन जब आपके पास डबल बॉन्ड होंगे यहाँ पर, तो इसको जब आप रोटेट करेंगे तो उनके लिए ब्रेक होना ज़रूरी है। आपके पास जैसे ये डबल बॉन्ड है तो एक लिमिट तक ये जा सकते हैं, फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पाई बॉन्ड जब मौजूद होगा तो उसमें प्री रोटेशन नहीं हो सकता। जनरली ये स्ट्रांगर होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं उससे ये हेडन है, नीचे मौजूद है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर मौजूद है, इसमें प्री रोटेशन है, इनके ऊपर न्यूक्लियर का ग्रिप ज़्यादा है। और जो पाई बॉन्ड होंगे वो वीक होंगे, इसलिए कि उसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग भी नहीं हुआ है, वो ज़्यादा एक्सपोज है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का से एबव एंड बिलो मौजूद है, वो न्यूक्लियस से दूर है, तो वो वीक होंगे, वो आसानी से जो है ब्रेक होंगे। प्रेजेंट एंड सिंगल बॉन्ड, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें भी एक सिग्मा होगा। एक बॉन्ड लाजमी जो है सिग्मा फर्स्ट बनेगा, बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। और जब आपके पास डबल बॉन्ड होंगे उसमें एक पाई होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें दो पाई बॉन्ड होंगे। और आप किसी को भी ये नाम दे सकते हैं, सपोज ये दो एटम है उसमें तीन बॉन्ड है, तो अगर आप इनको पाई कहे ऊपर वाले दो को और इनको सिग्मा तो ठीक है, अगर आप बीच वाले को सिग्मा कहें और ऊपर और नीचे जो मौजूद है इनको पाई कहे तो भी सही है। एस एंड पी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस और पी जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी अगर आपके पास ये एस और पी इस तरह मिले, या पी और पी जो है मिले, लेकिन इसमें सिमेट्री ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास एक्स एक्सिस पर पी मौजूद है और दूसरा पी जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होना ज़रूरी है। और ये जो है सिर्फ पाई बॉन्ड जो है पी वाले बना सकते हैं, जब पी पैरेलल इस तरह मौजूद हो तो ये आपके पास बना सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसका जो है कोई हेड टेल नहीं होता, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। वो हमेशा जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और पी जो है पाई भी बना सकता है और सिग्मा भी बना सकता है। जब वो हाइब्रिडाइज होगा तो सिग्मा, और जब अनहाइब्रिडाइज होगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। और अनहाइब्रिडाइज पाई ऑर्बिटल जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो है परपेंडिकुलर होगा। ये आपके पास एसएस ओवरलैपिंग है, एसएस सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ये आपके पास एसपी ओवरलैपिंग है। ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी इन्वॉल्व नहीं है। ये पीपी बॉन्ड की जो है ओवरलैपिंग है। और ये आपके पास पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो फिर इस तरह का शेप इख्तियार कर लेते हैं, यानी दो आपके पास ये पाई बॉन्ड है, तो इनकी जो अट्रैक्शन होगी वो फिर इस तरह चेंज हो जाएगा, और इस तरह का शेप जो है आप बुक में देखेंगे कि जो न्यूक्लियाई के एबव एंड बिलो जो है
इस तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाई का जो है मौजूद होगा। तो ये आपका लाइट जो है की वजह से आपको शायद नज़र ना आए, यहाँ पर इस तरह का न्यूक्लियाई के एबव एंड बिलो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाई बाड का जी मौजूद है। इनके अलावा अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि ऑर्बिटल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये लगाए हो, तो इनका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, बल्कि ये आपको अगर सेम फेस के साथ एक ही वेव फंक्शन, अगर जिस तरह फिज़िक्स में हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, तो अगर पॉजिटिव हो तो इनका मतलब कि इनका जो साई है, जो वेव फंक्शन है, वो सेम पेस पर हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो ये बॉन्ड बनाएंगे, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह दोनों पॉजिटिव तो सेम पेस में मौजूद है, इनका एक का क्रिस्ट दूसरे की क्रिस्ट के ऊपर आ सकता है, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। इसी तरह इनको देखिए, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होगा कि इनका जो वेव फंक्शन है वो सेम पेस पर है, सेम डायरेक्शन में है, उनका क्रिस्ट और ट्रप जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लेकिन जब ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये बॉन्ड नहीं बना सकते, ये एक दूसरे के क्रिस्ट और ट्रप एक दूसरे के अपोजिट यानी होंगे, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इनका ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, ये बॉन्ड नहीं बना सकते। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, A sigma bond is formed by the overlap of orbital along the vertical, perpendicular, horizontal plane only। तो ये एंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है न्यूक्लियस के बीच में होगा, उनकी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द, तो पाई बॉन्ड कब बनेगा, उनके लिए 3 वर्ड यूज़ किए थे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये साइड वे overlapping of orbital। Which of the following statement about the sigma bond is correct? सिग्मा बॉन्ड के बारे में कौन सी बात ठीक है? इट इज़ वीकर देन पाई, तो ये गलत होगा, पाई जो एक वीक होता है। इट अलाउ द प्री रोटेशन, इसमें प्री रोटेशन जो है होता है सिग्मा बॉन्ड में। इट डज़ नॉट अलाउ रोटेशन, ये गलत है। इट इज़ फॉर्म ओनली बिटवीन द पी ऑर्बिटल, ये एस और पी के बीच में भी बन सकता है। तो आपके पास इट अलाउ द प्री रोटेशन ऑफ रोटेशन, ये जो बी पॉइंट, बी ऑप्शन जो है ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड द बॉन्ड एक्सिस बिकॉज, ये इसमें जो है रिस्ट्रिक्ट रोटेशन क्यों होगा, एबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के एबव एंड बिलो होगा, तो उसमें रोटेशन फिर पॉसिबल नहीं होगी जब तक पाई बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। इथाइन के मालिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो आपको ये बेसिक जो स्मॉल मालिक्यूल है इनके स्ट्रक्चर रफ पे बना दें। ये आपके पास जब भी फर्स्ट बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और इनके अलावा ये पाई है और ये भी सिग्मा, तो आपके पास ये 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें मौजूद है, एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में, और दूसरा इस साइड पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो इसमें 3 ऑप्शन ठीक है। इन इथीन मालिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इथीन में कितने होंगे, तो ये इथीन का स्ट्रक्चर है, ये इथीन में आपके पास ये सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो एक पाई बॉन्ड जो है मौजूद है, तो बी नंबर ऑप्शन। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम में कौन सा बॉन्ड हमेशा होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड नहीं, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो है ये 1931 में लिनस पॉलिंग एंड जेसी स्लेटर इन्होंने पेश किया था। और ये किस वजह से पेश किया, इसलिए कि इससे पहले वीबीटी ने कहा था कि जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सिर्फ उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो आप अगर कार्बन को देखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p2, तो कार्बन को 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद, इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, ये डाइवेलेंट होना चाहिए, लेकिन ये टेट्रावेलेंट होता है। जैसे CH4 में आप देखते हैं, CCl4 में देखते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस मसले को वीबीटी के इस शॉर्ट कमिंग को सॉल्व करने के लिए इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। और इस प्रोसेस में क्या होगा, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ शेप, साइज़ और एनर्जी के ऑर्बिटल
आपस में मिक्स होकर एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, यानी आपके पास जितने ऑर्बिटल मिलेंगे रिजल्ट में उतने ही बनेंगे और उसका जो है आइडेंटिकल शेप, साइज़ और एनर्जी जो है वो सेम होगी। यानी एस और पी जब आपस में ये मिलेंगे, इनका शेप मुख्तलिफ है और इसका मुख्तलिफ है। इनमें जो गैप है इसका मतलब कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है। लेकिन जब ये आपस में मिक्स होंगे तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे तादाद में उतने ही मिलेंगे और उनका शेप, साइज़, एनर्जी ये एक जैसे होगा। की पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम कंबाइन, एक तो एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एस पी डी एफ। सेकंड जो है वो ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एस जो है डायरेक्ट डी के साथ मिले या पी डायरेक्ट एफ के साथ मिले। आपके पास एस पी मिलेंगे इस तरह, एस पी डी फिर इस तरह मिलेंगे, तो जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा वो ऑर्बिटल पहले आप एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होंगे। आप इस तरतीब के साथ जो है याद रखें और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते चले जाए तो आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास है PCl5, तो ये आपके पास S, Sp, Sp2, Sp3, तो P में जो है PXPY PZ 3 होते हैं, तो इसके बाद जो है फिर D स्टार्ट होगा तो Sp3D, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन Sp3D। तो आप इस तरतीब के साथ जो है इन्हें काउंट करते जाएं। Sp, Sp2, Sp3 ये मुख्तलिफ हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब कि एक एस एक पी ने हिस्सा लिया है, एक एस 2p ने हिस्सा लिया है, एक एस और 3p, एक एस 3p और एक d, यहाँ पर एक एस 3p और 2d ने हिस्सा लिया है। इनका जो है किस तरह पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे आपका तो MCQs आएगा, लेकिन जब पेपर पे इनको करते हैं तो नंबर 1 इनके नॉर्मल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वर्टिकली लिखते हैं और ये इनर्शियल में है तो इसका कोई काम नहीं होगा बॉन्डिंग में। 2s2p वैलेंशियल में है तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन होगी, इसको प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इनका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जब ये एक्साइटेड हुआ अब इसके बाद जो है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी 4 ऑर्बिटल 3p और एक s आपस में मिलेंगे तो इनको हम कहेंगे कि ये हर एक ऑर्बिटल का नाम अब s और p नहीं रहा बल्कि हर एक को sp3 कहेंगे और ये इस लेवल से थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। आपके पास कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, जब ये 2s2p pz तक आएगा तो अगर इनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी बनिस्बत इस ऑर्बिटल से जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। और ये कब नहीं हो सकता, जब आयोनिक नेचर हो, आयोनिक बॉन्ड में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती तो उसमें हम ये रीज़न देते हैं कि यहाँ पर 2s के जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी बनिस्बत यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो आपके पास नंबर 1 प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्टेप होगा, सेकंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये ऑर्बिटल जो है ये उससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उसकी एनर्जी कम होगी और ये इनर्शियल के इलेक्ट्रॉन है तो ये उसी तरह, उसी साइज, उसी लेवल पर बनाएंगे। मॉलिक्यूल से आप किस तरह डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, तो ये आपके पास जैसे ये है CH4, तो मैंने कहा कि जब आप मालूम करना चाहते हैं कि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या तो तरतीब के साथ आप S, Sp, Sp2, Sp3, Sp3d, Sp3d2 ये काउंट करते चले जाएं, या ये कर सकते हैं कि टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर दे और आप अगर वो 8 तक हो तो 2 से डिवाइड कर दे, अगर 8 से ज़्यादा हो तो 8 से डिवाइड कर दे। तो एक तरीका S, Sp, Sp2, Sp3, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन Sp3 है। और सेकंड इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंड में, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दे तो 4 आया। तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो Sp3। तो आप मॉलिक्यूल से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। ये आपके पास Sp3 के लिए ये एक S और 3p आपस में मिक्स हुए और फिर इनको विस्पर थ्योरी की मुताबिक जो है उसी तरह अरेंज करेंगे। अगर 2 हो तो लीनियर, 3 ऑर्बिटल हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हो तो टेट्राहेड्रल, इस तरीके से अरेंज करेंगे।
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसका एक लोब बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। जैसे ये आपके पास S और P जब आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट में दो ऑर्बिटल आपको बनाने हैं। एक ऑर्बिटल का लोब जो है ये बड़ा होगा, दूसरा छोटा, तो दो ऑर्बिटल इस तरह बनाने हैं। अब इनको अरेंज करना है तो हमने कहा था विस्पर थ्योरी में कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए कि मिनिमम रिपल्जन हो। तो ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन इसका जो ज्योमेट्री होगी, ये इनका छोटा लोब आप यहाँ पर शो कर दे और इसका छोटा लोब जो है आप यहाँ पर शो कर दे, तो ये लीनियर होगा। इसी तरह अगर ये तीन ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये px, इनके साथ में py को भी ऐड कर दूँ तो हम यहाँ पर तीन ऑर्बिटल पेयर बनाते हैं और हर एक का नाम पेयर sp के बजाय sp2 सबको ये कहते हैं sp2। और इसको विस्पर थ्योरी के मुताबिक अरेंज कर दें कि जब आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर ना हो तो आपके पास ये ट्राइगोनल प्लेनर जो है इनकी ज्योमेट्री होगी। इसी तरह अगर ये फोर्थ हम इसमें ऐड कर दें कि ये pz भी यहाँ पर है, ये भी इन्वॉल्व है, तो आप इस तरह के 4 ऑर्बिटल बनाते हैं और इन हर एक को फिर हम sp3 का नाम देते हैं कि एक s और 3p मिक्स हो चुके हैं। तो जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे रिजल्ट में उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे और उनका स्ट्रक्चर जब 2 होंगे तो लीनियर, जब 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर, जब 4 होंगे तो आपको टेट्राहेड्रल, जैसे कार्बन का मीथेन का जो स्ट्रक्चर है और इनके साथ जो एटम अटैच होगा उसका वैलेंशियल का, जैसे हाइड्रोजन का s बायर होगा तो इनके साथ s ऑर्बिटल बना दें। अगर सपोज ये CH3Cl होता तो मैं एक के साथ जो है यहाँ पर क्लोरीन का आउटर शेल ऑर्बिटल जो है p है तो मैं यहाँ पर p ऑर्बिटल इस तरह ये बना लेता। ये मीथेन का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया, ये अभी लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर जो आपको बताया, टेट्राहेड्रल, और ये जो एक्सियल और उसका रीज़न बताया था, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री, तो हम लोन पेयर फर्स्ट इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाएंगे। तो ये sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ऑक्टाहेड्रल का जो है sp3d2। मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, आप मोबाइल से स्लो कर सकते हैं, चार्ज कम है लैपटॉप में तो कभी भी बंद हो सकता है। ये उनके एग्जाम्पल sp, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इनको इसी तरतीब के साथ याद रख लें। और हम लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर दोनों जब हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं तो वो उसमें काउंट करेंगे। जैसे आपके पास है वाटर तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो sp3। इसी तरह NH3 को देखें, NH3 में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, तो इनका भी sp3। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए तो यहाँ पर लोन पेयर है नहीं और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो कार्बन का ये सिग्मा और सिग्मा 2, तो इनको sp, इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होगा। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। ये आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द एग्जैक्टली 3 इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर। ये जीनॉन जो है आपके पास, ये लोन पेयर टोटल ये 8 नंबर ग्रुप में है जीनॉन, तो ये इनके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन s यहाँ पर और एक यहाँ फ्लोरीन के साथ, तो इनका शेप लीनियर होगा। और जब इसको काउंट करेंगे लोन पेयर को तो फिर इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है ये नाम देंगे इनके स्ट्रक्चर को, और इनको लीनियर कहेंगे। शेप लीनियर, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। व्हाट इज़ द, और इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या होगा, s, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d इनका जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड SO2। SO2 तो S जो है ग्रुप नंबर 6 में है, 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो sp2 इनका हाइब्रिडाइजेशन है। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 बॉन्ड, किस में सबसे ज़्यादा होंगे, तो बेंजीन के 3 होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 होंगे और इथाइन में इसमें भी 2 होंगे। और ये आपके पास है C2H4, ये C2H4, ये इथीन,
इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये आपके पास जो है 2 पाई बॉन्ड इसमें मौजूद है इथाइन में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी 2 पाई बॉन्ड मौजूद है, और बेंजीन आपको याद होगा इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर कार्बन एटम। पर कार्बन एटम के लिहाज से आपको कैलकुलेट करना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आपके पास 3 पाई बॉन्ड और ये जो है 6 कार्बन है। यहाँ पर जो है आपके पास 2 पाई बॉन्ड है और एक ही कार्बन है। यहाँ पर जो है आपके पास इथाइन में 2 पाई बॉन्ड है और 2 कार्बन है। यहाँ पर आपके पास एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और 2 कार्बन, तो 0.5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है आपके पास 0.5। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर कार्बन एटम। तो इनका आंसर जो है ज़्यादा आएगा कार्बन का। अगर सबसे कम का पूछा होता तो 0.5, फिर हम बेंजीन को सेलेक्ट करते। तो ये इसमें थोड़ा सा सस्पेंस मौजूद है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप खुद सॉल्व कर लें कि हर एक कार्बन के लिए मालूम कर लें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या होगा। लैपटॉप में चार्ज जो है कम है और वो बंद हो सकता है। ये लास्ट टॉपिक इसमें कंप्लीट करना है। डाइपोल मोमेंट, इनको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी की किसी मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है, इनको जो है हम सैंपल डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। या अगर फार्मूले से हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये आपके पास प्रोडक्ट चार्ज और जो 2 एटमों के बीच में डिस्टेंस होगा उनका प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। आपके पास 1d जो है ये 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर इसके बराबर है, और 10⁻−18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर ये आपके पास CGS सिस्टम, और ये SI जो है सिस्टम इंटरनेशनल ये यूनिट है डाइपोल मोमेंट के लिए कूलम मीटर, और ये CGS सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर इनको यूज़ करते हैं। यानी चार्ज का जो यूनिट है इनके लिए ये कूलम आया और इनके लिए ये मीटर, कूलम मीटर ये SI यूनिट है। CGS सिस्टम में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और यहाँ पर मीटर के बजाय सेंटीमीटर रखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर ये CGS में। 1 कूलम जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के साथ जब रिलेशन मालूम करेंगे तो 2.998 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज मालूम करें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तो आप जो है ये आपके पास 1 कूलम इनके बराबर है, तो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम किसके बराबर होगा। तो ये हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.602 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई 2.998 इंटू 10⁻9, तो आपके पास ये आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम इनका जो हेड है ये हम उस साइड पर बनाते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे आपके पास HCl। तो ये वेक्टर इसका डायरेक्शन मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस साइड पर शिफ्ट होगा। जैसे हम लोअर क्लासेस में कहते हैं कि पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो क्रॉस टेल है जो पॉजिटिव है नज़र आ रहा है आपको, ये पॉजिटिव साइड पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हेड जो है उस साइड पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। आप जो है स्ट्रक्चर से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, जो मैंने आसान तरीका बताया था कि जो टर्मिनल एटम अगर सेम हो, लोन पेयर ना हो, तो वो जो है आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, वो नॉन पोलर होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर इस डायरेक्शन में क्लोरीन जा रहा है क्लोरीन के पास, तो दूसरा क्लोरीन इस साइड पे इनको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। HCl पोलर होगा, NH3 पोलर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन लोन पेयर मौजूद है। तो आपके पास प्रेडिक्ट पोलरिटी फ्रॉम शेप ऑफ मॉलिक्यूल से हम जो है ये मालूम कर सकते हैं। जिसके पास लोन पेयर ना हो वो नॉर्मल एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएंगे। वो तमाम के तमाम आपके पास जैसे CH4 है,
ये नॉन पोलर होगा, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। BF3 नॉन पोलर होगा। जो नॉन पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। इनको हम प्रैक्टिकली किस तरह मेजर करते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक कंडेंसर यूज़ करते हैं, जिसको फिज़िक्स में कैपेसिटर भी कहा जाता है। एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो नंबर 1 हम एम्प्टी कंटेनर का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं और वो नोट कर लेते हैं। फिर वो सब्सटेंस इसमें ऐड कर देते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट मालूम करना हो। तो अगर पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुका हो इस सब्सटेंस की मौजूदगी में, तो इसका मतलब कि ये सब्सटेंस जो है ये पोलर है, क्योंकि पोलर सब्सटेंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रोकते हैं। अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ना रोके, जो पहले रिजल्ट आया था एम्प्टी कंटेनर का और दोबारा भी वही आए इलेक्ट्रिक कंडेंसर से, तो इसका मतलब कि सब्सटेंस जो है नॉन पोलर है। नॉन पोलर सब्सटेंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाइड वोल्टेज और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इससे मालूम करते हैं। दोबारा वो सब्सटेंस रखेंगे और वही फार्मूला होगा अप्लाइड वोल्टेज डिस्टेंस डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोबारा मालूम करते हैं। तो आपके बुक में यहाँ तक ये कहानी मौजूद है कि जब इसमें डिफरेंस हो तो इस डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर इससे हम आगे सोचें कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसका डिफरेंस मालूम करते हैं। ये डिफरेंस जो है हम स्टेप नंबर 4 यहाँ पर यूज़ करते हैं। वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफरेंस होगा और जो एरिया प्लेट का जो एरिया होगा एप्सिलॉन नॉट, जो परमिटिविटी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट इसमें रखेंगे। और स्टेप नंबर 5 जो है जो क्यों हम मालूम करेंगे यहाँ वो रखेंगे और आर जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस होगा वो आर के जगह पर रखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल के लिए है, डाइपोल ऑब्जर्व के लिए। और जब डाइपोल आयोनिक होगा तो उसमें दो एटमों के बीच में, यानी ये फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पर जो क्यों है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और आर जो है दो एटमों के बीच में ये डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली डाइपोल ऑब्जर्व के लिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने चार्ज मालूम किया है प्रैक्टिकली वो और ये आर जो है प्लेट के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस होगा। यहाँ पर ये एटमों, तो इनको डाइपोल आयोनिक और इनको डाइपोल ऑब्जर्व कहा जाता है। इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या काम इससे ले सकते हैं। तो नंबर 1, एक तो हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस पोलर है या नॉन पोलर, इनका पता चल जाता है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ कर दी तो ये पोलर होगा, अगर डिक्रीज़ ना की और जो एम्प्टी कंटेनर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो दोबारा आ जाए सब्सटेंस की मौजूदगी में, तो ये नॉन पोलर होगा। फिर हम डिग्री ऑफ पोलरिटी भी मालूम कर सकते हैं। जो सब्सटेंस जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज़ करेगा वो उतना ही ज़्यादा यानी आपके पास पोलर होगा। ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल आपके पास अगर सब्सटेंस जो है उसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए तो लीनियर 0 डाइपोल मोमेंट होगा। अगर वो एंगुलर है तो उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट मौजूद होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लीनियर है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। अगर ये वी शेप में होता तो ये भी आपके पास एविडेंस है। एक विस्पर थ्योरी का हम दे सकते हैं कि बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे और यानी कि उसमें रिपल्जन कम से कम हो। और दूसरा हमें इलेक्ट्रिक कंडेंसर से भी ये रिज़ल्ट मिलता है कि इनका डाइपोल मोमेंट 0 डिवाई है, तो इसलिए ये लीनियर जो है ये स्ट्रक्चर सही है और ये गलत है। अगर ये इनका कुछ ना कुछ वैल्यू आती तो इनके लिए फिर हम एक और हल निकाल लेते कि ये शॉर्टकमिंग है विस्पर थ्योरी का और ये जो है इस तरह होना चाहिए और कुछ इसके लिए साइंटिस्ट सोच लेते। परसेंट आयोनिक करेक्टर जब हम मालूम करते हैं इसका फार्मूला है डाइपोल ऑब्जर्व को डाइपोल आयोनिक से डिवाइड करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली इनको मालूम करेंगे तो तभी तो आपके पास ये होगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज मालूम करते हैं। जब ये क्वेश्चन आ जाए कि एक मॉलिक्यूल में उसका आयोनिक करेक्टर सपोज 40% है तो उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, तो ये आप 100 से माइनस कर दे तो 60% आयोनिक करेक्टर होगा और ये कोवेलेंट करेक्टर होगा।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल, आपके पास अगर दो आइसोमर्स मौजूद है सिस और ट्रांस, तो ट्रांस के लिए डाइपोल मोमेंट मोस्टली ज़ीरो आता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे, लेकिन जैसे ये आपके पास हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन, आपके पास ये क्लोरीन अपोजिट साइड पर है, तो ये डाइपोल मोमेंट इस साइड पर होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो इस साइड पर बनाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। लेकिन अगर ये सिस फॉर्म में हो, दोनों क्लोरीन जो है एक साइड पर मौजूद हो, तो अब जो है ये इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जाएगा, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस साइड में होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 1dy आता है। तो सिस का यानी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिस हैं या ट्रांस। डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो तो ट्रांस, अगर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाए तो ये सिस फॉर्म में होंगे। इनका जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असर होगा, तो एक तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, जो पोलर होंगे जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा। जैसे वाटर का जो है 100 है, मीथेन का -161, तो हमें अगर डाइपोल मोमेंट मालूम हो तो हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो उनका बता सकते हैं किसका ज़्यादा होगा किसका कम। लाइक डिज़ोल्व लाइक सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट हो जिस सॉल्वेंट का भी हो तो दोनों पोलर होंगे, वो एक दूसरे में डिज़ोल्व होंगे। जैसे शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ऑयल डज़ नॉट, उस ऑयल में जो है शुगर डिज़ोल्व नहीं होता, वो ऑयल नॉन पोलर होगा, हाइड्रोकार्बन है। वेपर प्रेशर, जो नॉन पोलर होते हैं वो एक दूसरे को इतने अट्रैक्ट नहीं करते, उसका वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। तो जिसका यानी इनको नॉन पोलर को डाइपोल मोमेंट जिसका ज़ीरो होगा उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इसमें पोलरिटी ज़्यादा होगी तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इस तरह के MCQs इनके ऊपर बना सकते हैं। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, पोलर लिक्विड शो द हायर वैल्यू ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। आपके पास वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है क्योंकि वो पोलर है, उनका डाइपोल मोमेंट मौजूद है, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो जिनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। जैसे वाटर जो है उनका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, इसलिए क्यों ज़्यादा सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं, तो एक रीज़न हम देते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस को जब आयंस को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं उसकी इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो दोबारा रिकम्बाइन उससे नहीं हो सकते। इस एबिलिटी को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अल्कोहल का 22-23 मौजूद है और वाटर का 80 है 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर की ये एबिलिटी ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, तो वाटर की पोलरिटी ज़्यादा है, तो जो पोलर होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। इनके अलावा मॉलिक्यूलर पोलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी जो आपके पास पोलर होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यानी जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड जो है या हाईली रिएक्टिव होते हैं, फिर पोलर और फिर जो है नॉन पोलर। इसी तरह एसिड बेस स्ट्रेंथ, इससे हम मालूम कर सकते हैं पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज आयन एनहेंसिंग डिसोसिएशन। अगर हम एसिड को पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर दे तो जो प्रोटॉन वो डोनेट करेगा वो पोलर सॉल्वेंट जो है होल्ड के रखेगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, जब HCl प्रोटॉन देगा तो वाटर उनको H3O शक्ल में रखेगा, पोलर सॉल्वेंट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट बिहेव एज ए वीक एसिड एंड हेक्सेन, हेक्सेन में अगर वो प्रोटॉन HCl दे दे तो हेक्सेन उनको ट्रैप नहीं कर सकता। तो हम एसिड बेस कैरेक्टर किसका ज़्यादा, कहाँ पर ज़्यादा होगा कहाँ पर कम, वो डाइपोल मोमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन जब करते हैं तो पोलर मोबाइल फेज अगर पोलर हो तो वो स्टेन से पोलर सब्सटेंस को अपने साथ दूर लेके जाता है, ऊपर तक जाएगा, और जो नॉन पोलर होंगे जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा वो नीचे रह जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पोलर मॉलिक्यूल आयनाइज इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। HCl कंडक्ट, CCl4 डज नॉट, CCl4 नॉन पोलर है, उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा HCl का, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जिनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा
वो स्टेन में वो सॉल्वेंट के साथ दूर तक जो है जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, ये भी उसी तरह है। मैंने कहा था कि जब सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन ना हो और टर्मिनल एटम एक जैसे हो तो उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो और टर्मिनल एटम दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड के पास एक लोन पेयर रहेगा और ये तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप सेंट्रल एटम को पहचानते हैं कि कौन से ग्रुप में है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल याद रखना ज़रूरी है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर देन NF3। NF3 से NH3 का जो है वो ज़्यादा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन मौजूद हैं वो इस साइड पर, ये डाइपोल मोमेंट इस साइड पर होगा और ये लोन पेयर है, ये इस साइड पर जो है डाइपोल मोमेंट उस साइड पर होगा। तो ये फिर भी कुछ ना कुछ कैंसलेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम NH3 को देखेंगे तो NH3 में हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल मोमेंट जो है सेम डायरेक्शन में होगा, लोन पेयर वो भी उस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन का वो भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। तो NH3 का हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा NF3 से। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, आप स्ट्रक्चर को भी देखेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट जनरली हम कहते हैं कि जिसका डाइपोल मोमेंट जिसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा हो तो उनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इनके अलावा जब बॉन्ड एंगल जो है थीटा, इनके साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी अगर रिंग के पास लगे हैं, ये आपके पास जो है बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है, क्लोरीन या बेंजीन आप ले लें, तो अगर आपके पास क्लोरीन यहाँ पर है तो इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। आर्थो पोजीशन के निस्बत अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो इनकी डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट हो गई तो इनका डाइपोल मोमेंट कम होगा। अगर क्लोरीन यहाँ पर हम पैरा पोजीशन पे लगा दें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल जब बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो ये इनके साथ इन्वर्स रिलेशन में होगा। इनके अलावा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगी तो इनमें आपको स्ट्रक्चर भी देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाइपोल मोमेंट जो है इंक्रीज़ होगा जब डाइपो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, किस में डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा? तो इसमें आप देख ले CCl4 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, टर्मिनल एटम एक जैसे हैं। CH3Cl इसमें एक डिफरेंट एटम है और ये है CHCl3 और ये है CH4। तो CH4 और CCl4 को तो डायरेक्ट निकाल दें, बाकी ये बचा तो इनका आप स्ट्रक्चर बना दें। ये आपके पास 3 क्लोरीन है तो ये इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लेकर आएंगे और ये H है, और दूसरी साइड पर अगर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद हो तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इससे ज़्यादा है तो ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पर जो है आपके पास एक क्लोरीन है तो CH3Cl इसकी डाइपोल मोमेंट जो है ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके, क्योंकि जब ये आपके पास ये अपोजिट साइड पर जो है लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, और ये आपके पास जो है तमाम के तमाम कार्बन के पास और कार्बन से उस साइड पर, तो ये सेम डायरेक्शन इसमें मौजूद हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट CH3Cl का ज़्यादा होगा CHCl3 के निस्बत। तो ये था आपका केमिकल बॉन्डिंग के मुतालिक। तो इंशाल्लाह ये तो शुगर कंप्लीट हुआ। चार्ज जो है ये लैपटॉप ऑफ होने वाला है तो इनको आप गौर से पढ़ लें और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह बाद में फिर सॉल्व MCQs तमाम यूनिट्स के ऊपर जो है स्टार्ट लेंगे। तो आपके पास जो टाइम बचा है तो जिसने तैयारी नहीं की थी उनको मज़ीद टाइम मिला है, तो आप बोरियत महसूस ना करें कि MDCAT का टेस्ट जो है लेट हो चुका है। आप जो है मज़ीद इनको पॉजिटिव यूटिलाइज़ करें इस टाइम को और मज़ीद जो है तैयारी कर लें तो वो किसी न किसी जगह में जो है आपके काम आएगी। शुक्रिया।